हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान काटा पर। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में ही। और अगला जो पार्ट होगा, आज का जो पार्ट होगा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम पाचन तंत्र पूरा कर चुके हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हमने एक पार्ट कर लिया है, अब उससे आगे चर्चा करने वाले हैं। टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से आपको नोट बनाना है, नोट्स बना के आपको पढ़ना है, फिर देखना कितना इंटरेस्ट आपको आता है। बहुत दमदार चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ, बहुत अच्छी बातें मैं आपको करवाने वाला हूँ। जितना भी कोर्स है वो एकदम आपको निचोड़ के आपके आगे रख दूंगा। अब वो आपकी मर्जी, आप कैसे पढ़ते हो कैसे नहीं पढ़ते हो, है ना। पढ़ने का काम आपका है, पढ़ाने का काम मेरा है। तो आज का जो वीडियो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं आज के पार्ट की। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे थे श्वसन तंत्र की बनावट की बात कर रहे थे। श्वसन तंत्र की बनावट की हम बात कर रहे थे और श्वसन तंत्र की बनावट में हमने पढ़ा था 3 पार्ट होते हैं। श्वसन तंत्र की बनावट को 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला था ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र। और ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में जितने भी टॉपिक थे वो मैं आपको करवा चुका हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं निचला श्वसन तंत्र। कौन सा श्वसन तंत्र? निचला श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, यहाँ तक हम कर चुके हैं, आपको समझ में भी आया होगा, आपने नोट्स भी बनाए होंगे अच्छे से। अब बात करते हैं इससे आगे। आप हेडिंग लगा सकते हैं निचला श्वसन तंत्र। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? आज पढ़ेंगे निचला श्वसन तंत्र के बारे में। निचला श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। सबसे पहली बात यह है कि इस निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग शामिल किए गए हैं। जैसे ऊपरी श्वसन तंत्र में नासाद्वार, नासापथ, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद कंठ, इनको शामिल किया गया था। तो उसी प्रकार से हम निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग शामिल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेहद जरूरी है आपके लिए। तो समझना, निचला श्वसन तंत्र के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो निचले श्वसन तंत्र में 3 भाग शामिल किए गए हैं। सबसे पहली बात आती है किसकी? श्वास नली की। किसकी बात आती है? श्वास नली की बात आती है। 1 नंबर हम पढ़ने वाले हैं श्वास नली के बारे में। किसके बारे में बच्चा? श्वास नली के बारे में पढ़ने वाले हैं बाबू, ध्यान रखना। दूसरी जो हम बात पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं श्वसनी के बारे में। किसके बारे में? श्वसनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और 3 नंबर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? 3 नंबर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? फेफड़ों के बारे में। किसके बारे में? फेफड़ों के बारे में, फेफड़े। ये 3 पार्ट हमें पढ़ने हैं निचले श्वसन तंत्र में, और इनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर श्वास नली की। किसकी बात करते हैं? श्वास नली की बात करते हैं। तो चलिए, श्वास नली क्या है देखिए। सबसे पहली बात आती है श्वास नली कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है। श्वास नली हमारे कंठ से लेकर वक्ष गुहा तक फैली होती है। वक्ष गुहा तक फैली होती है। वक्ष गुहा तक फैली होती है। वक्ष का मतलब छाती, गुहा का मतलब गुफा। छाती की गुफा कौन सी होती है बच्चा? छाती की गुफा ये होती है, यहां तक फैली होती है श्वास नली हमारी। कहां तक? यहां तक, इस भाग तक। इस भाग तक, कंठ से लेके यहां तक इतना जो भाग है, ये किसका भाग है? ये सारा भाग श्वास नली का है। किसका है बच्चा? श्वास नली का। तो जो श्वास नली है वो कंठ से लेके वक्ष गुहा तक फैली होती है। 1 नंबर बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। श्वास नली कहां से कहां तक होती है? कंठ से लेके वक्ष गुहा तक होती है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है श्वास नली के बारे में, कि जो श्वास नली होती है, इस श्वास नली के ऊपर सी आकार के उपास्थि वलय पाए जाते हैं। समझना इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। उपास्थि वलय पाए जाते हैं, उपास्थि वलय पाए जाते हैं। किसके ऊपर पाए जाते हैं बच्चा? ध्यान रखना, श्वास नली के ऊपर पाए जाते हैं। किसके ऊपर पाए जाते हैं? श्वास नली के ऊपर पाए जाते हैं बाबू, ध्यान रखना। अब ये सी आकार के उपास्थि वलय का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये हमारी श्वास नली है, इस श्वास नली के ऊपर इस प्रकार से सी आकृति के क्या पाए जाते हैं? उपास्थि पाए जाते हैं। उपास्थि का मतलब जो लचीली हड्डी होती है ना, लचीली हड्डी, उसको हम उपास्थि बोलते हैं। यानी पतली पतली और लचीली जो हड्डी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं। एक होती है अस्थि, एक होती है उपास्थि। अस्थि और उपास्थि में अंतर क्या होता है? अस्थि का मतलब हड्डी, जो मजबूत हड्डी होती है ना ये वाली, इसको बोलते हैं अस्थि। और जो पतली होती है बिल्कुल और जो लचीली होती है उसको हम क्या बोलते हैं?
उपास्थि बोलते हैं। तो ये जो हमारा कंठ है ना, कंठ, इसके ऊपर देख लो आप, यहाँ पर क्या है, थोड़ा कठोर भाग है, तो ये सारा क्या है, ये उपास्थि का भाग है। किसका भाग है? उपास्थि का। यानी कहने का मतलब ये मान लो हमारी श्वास नली है, इस श्वास नली के ऊपर इस प्रकार के सी आकृति के उपास्थि वाले लगे होते हैं दोनों तरफ, इस प्रकार से, दोनों तरफ से इस प्रकार से क्या लगे होते हैं, दोनों तरफ से इस प्रकार से सी आकृति के क्या लगे होते हैं, उपास्थि पाई जाते हैं। और वलय नाम क्यों लिखा है? वलय का मतलब ये घुमावदार होती हैं, घुमावदार होती है ना भाई, घुमावदार ही तो है ये। अब देख लो इस प्रकार से घुमावदार है ये, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया? वलय नाम रख दिया। तो ध्यान रखना, इस श्वास नली के ऊपर सी आकार के क्या पाए जाते हैं? उपास्थि वलय पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये उपास्थि वलय क्या करते हैं? उपास्थि वलय का काम क्या होता है? जब समझना इस बात के बारे में, जब श्वास नली में वायु अनुपस्थित होती है, तब ये वलय श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। अब समझना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है कि ये जो उपास्थि वलय लगे होते हैं, ये हड्डी जो लगी होती है हमारी श्वास नली के ऊपर, ये क्यों पाई जाती है, इसका कारण क्या होता है, इसका काम क्या है, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, जब कभी भी श्वास नली के अंदर वायु नहीं होती है, अगर ये उपास्थि वलय नहीं होंगे, तो मान लो ये इस प्रकार से क्या है, हमारी श्वास नली है, इसके अंदर वायु नहीं होगी, तो ये बिल्कुल लचीली होती है, इस प्रकार से पिचक भी सकती है, और पिचक जाएगी तो आपस में दोनों इसकी परतें जुड़ जाएंगी, और जुड़ने से क्या हो जाएंगी, आपस में चिपक जाएंगी, और वायु आर पार नहीं हो सकेगी, और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, सांस घुटने से, दम घुटने से मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये उपास्थि वलय क्या करते हैं? ये अपने आप में एक हड्डी होती है इस प्रकार से। अब हड्डी के चारों ओर उस श्वास नली की जो परत है ना, वो चिपकी होती है। अब हड्डी तो इस प्रकार से पिचकेंगी नहीं, हड्डी नहीं पिचकेंगी, तो वो श्वास नली भी नहीं पिचकेगी, जिससे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, और वो बिल्कुल क्या है, जगह बनी रहती है। वो जो छेद है ना, वो छेद वैसा का वैसा बना रहता है, चाहे वायु हो चाहे वायु न हो। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि गला घोंटकर हत्या कर दी या गला घोंटकर मार दिया, उसका मतलब क्या होता है? फांसी खाते हैं, तो फांसी खाने पर यही हड्डी टूटती है, ये हड्डी टूट जाती है, और टूटने के बाद ये पिचक जाती है इस प्रकार से, और पिचकने पर दोनों परतें श्वास नली के आपस में इस प्रकार से जुड़ जाती हैं, और वो फिर खुलती नहीं है, और वायु अंदर नहीं जा पाती, वायु उसके अंदर नहीं जा पाती, और जब हमारे अंदर वायु नहीं जाएगी तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इन सी आकार के उपास्थि वलयों का। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि श्वास नली पर सी आकृति के या सी आकार के उपास्थि वलय पाए जाते हैं, इनका क्या कार्य है? तो ध्यान रखना, ये क्या काम करते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट काम करते हैं। जब श्वास नली में वायु अनुपस्थित होती है, वायु नहीं होती है, तब ये क्या करते हैं, तब ये वलय श्वास नली को क्या करते हैं, पिचकने से रोकते हैं। इतनी सी बात आपको बाबू ध्यान रखनी है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। और इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी किसके बारे में, श्वास नली के बारे में। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ो, नोट्स बना के पढ़ो, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ लो, आपके नंबर बहुत ज्यादा आएंगे। श्वास नली के बारे में पढ़ लिया, अब हम चर्चा किसके बारे में करेंगे बच्चा, अब हम बात करेंगे श्वसनी के बारे में। किसके बारे में करेंगे, श्वसनी के बारे में चर्चा करेंगे। समझना श्वसनी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है श्वसनी के बारे में। चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप अपनी कॉपी में, श्वसनी। श्वसनी श्वसनी बात करते हैं श्वसनी की, तो जो श्वसनी है वो है क्या, ध्यान से समझना। श्वास नली, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। श्वास नली आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें श्वसनी कहा जाता है, जिन्हें श्वसनी कहा जाता है। समझना, श्वसनी कहा जाता है। वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात है, मान लो ये हमारी क्या है, श्वास नली है। क्या है, श्वास नली। ये हमारी श्वास नली है, और इस श्वास नली के ऊपर इस प्रकार से सी आकृति के वलय पाए जाते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। फिर मैंने क्या लिखाया है कि श्वास नली आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है इस प्रकार से। एक भाग तो ये हो गया इस प्रकार से,
और दूसरा भाग ये हो गया। यानी यही श्वास नली दो भागों में विभाजित हो गई और इन दोनों भागों को हम क्या बोलेंगे? श्वसनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? श्वसनी बोलेंगे। इनका नाम क्या होगा? श्वसनी होगा। ध्यान रखना, जब श्वास नली दो भागों में इस प्रकार से डिवाइड हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, तो उन दो भागों को हम क्या बोलते हैं? उन दो भागों को बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी बोलते हैं। अब समझना इससे आगे, ये जो श्वसनी होती है कितनी होती हैं? दो होती हैं। संख्या में कितनी होती है? दो होती हैं। एक तो ये वाली, एक ये वाली। श्वसनी की संख्या कितनी होती है? दो होती है। अब एक श्वसनी तो दाएं फेफड़े में चली जाती है और एक श्वसनी बाएं फेफड़े में चली जाती है। एक श्वसनी दाएं फेफड़े में, एक श्वसनी दाएं फेफड़े में, एक श्वसनी दाएं फेफड़े में तथा दूसरी श्वसनी बाएं फेफड़े में चली जाती है। बाएं फेफड़े में चली जाती है। बाएं फेफड़े में चली जाती है। तो मैंने आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई है। अब अच्छी सी बात मैंने आपको बता दी कि श्वसनी की संख्या दो होती है। एक श्वसनी चली जाती है बाएं फेफड़े में, एक चली जाती है दाएं फेफड़े में। यह है आपका बायां फेफड़ा, ये आपका बायां फेफड़ा और ये है क्या है आपका दायां फेफड़ा। ये क्या है? दायां फेफड़ा। तो एक श्वसनी बाएं फेफड़े में चली गई, एक श्वसनी दाएं फेफड़े में चली गई। आई ना बात समझ में? एक श्वसनी दाएं फेफड़े में, एक श्वसनी बाएं फेफड़े में चली गई। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। किसके बारे में? श्वसनी के बारे में। मैं आपको बनावट पढ़ा रहा हूं, किस प्रकार से बनी होती है ये श्वसनी। तो श्वसनी होती क्या है? जब श्वास नली दो भागों में विभाजित हो जाती है तो उन दो भागों को हम क्या बोलते हैं बच्चा? उन दो भागों को बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी बोलते हैं। और एक भाग तो चला जाता है दाएं फेफड़े में और दूसरा भाग चला जाता है बाएं फेफड़े में। एक भाग दाएं फेफड़े में, एक भाग कहां चला जाता है? बाएं फेफड़े में चला जाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी श्वसनी के बारे में। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर अच्छे से इसको लिख लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? इससे आगे वाले टॉपिक के बारे में। और अगला जो टॉपिक है वो है फेफड़ा। और फेफड़े हमारे ये हैं, ये फेफड़े हमारे, इन्हें फेफड़ों के बारे में चर्चा करते हैं। इन्हें फेफड़ों के बारे में चर्चा करते हैं कि एक बात पढ़ने वाले हैं फेफड़ों के बारे में। ध्यान से समझ लीजिए फेफड़ों के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए सॉरी, बात करते हैं 3 नंबर फेफड़े। फेफड़ों के बारे में चर्चा करते हैं। फेफड़े, सबसे पहली बात, फेफड़ों को हम फुफ्फुस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस। इससे हम फुफ्फुस भी बोलते हैं। फेफड़ों को फुफ्फुस भी कहा जाता है। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। अब बात ये आती है कि ये जो फेफड़े होते हैं ये कितने होते हैं दोस्तों? फेफड़े दो होते हैं। फेफड़े दो होते हैं। फेफड़े कितने होते हैं? दो होते हैं। दो फेफड़े होते हैं, उनमें से एक तो बायां फेफड़ा, एक बायां फेफड़ा, एक बायां फेफड़ा व दूसरा दायां फेफड़ा। वह दूसरा क्या है? दायां फेफड़ा। मैंने क्या बताया? फेफड़े दो होते हैं, एक बायां फेफड़ा होता है, एक दायां फेफड़ा होता है। ध्यान रखना बच्चा, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा, दो फेफड़े, एक बायां एक दायां। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे। ये जो बायां फेफड़ा है, बायां फेफड़ा, इसमें कितने भाग होते हैं और दाएं फेफड़े में कितने भाग होते हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझ लेना। यही बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको डायरेक्ट लिख के आनी है। क्वेश्चन आएगा फेफड़ों की बनावट को समझाइए, फेफड़ों की बनावट को समझाइए, तो आपको यही बातें सेम की सेम लिख के आनी है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। ध्यान रखना, बाएं फेफड़े में दो भाग, बाएं फेफड़े में दो भाग तथा दाएं फेफड़े में 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। बाएं फेफड़े में 2 भाग तथा दाएं फेफड़े में कितने भाग होते हैं बच्चा? दाएं फेफड़े में 3 भाग होते हैं। बाएं फेफड़े में 2 भाग और दाएं फेफड़े में 3 भाग होते हैं। इसीलिए श्वसनी बाएं फेफड़े में 2 भागों में तथा दाएं फेफड़े में 3 भागों में तथा दाएं फेफड़े में 3 भागों में विभाजित होती है। 3 भागों में विभाजित होती है।
3 भागों में विभाजित होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम स्वसनिकाएं बोलते हैं, जिन्हें स्वसनिकाएं कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्वसनिकाएं कहते हैं, जिन्हें हम स्वसनिकाएं कहते हैं। बच्चा ध्यान रखना, क्या कहा जाता है, स्वसनिकाएं कहा जाता है। समझना, ये जो लाइन मैंने लिखवाई है, ये सेंटेंस ही आपके लिए बेहद जरूरी है, समझ लेना। मैंने क्या बताया, फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एक दायां फेफड़ा एक बायां फेफड़ा। यहां तक बात समझ में आई। अब बाएं और दाएं की बात करते हैं। जो बायां फेफड़ा होता है, बायां फेफड़ा, बाएं फेफड़े में तो कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। और बात करते हैं दाएं फेफड़े की, तो दाएं फेफड़े में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। यानी जो दायां फेफड़ा होता है उसमें तो 3 भाग पार्ट, कितने पार्ट होते हैं, 3 बॉक्स होते हैं अलग अलग से। और बाएं फेफड़े में 2 बॉक्स होते हैं। कितने बॉक्स होते हैं, 2 बॉक्स होते हैं। अब बाएं फेफड़े में 2 भाग हैं, इसलिए स्वसनी बाएं फेफड़े में कितने भागों में बंट जाती है, 2 भागों में। भाई बाएं फेफड़े में 2 भाग हैं, 2 पार्ट हैं बाएं फेफड़े में, तो स्वसनी कितने भागों में बंट जाएगी, 2 भागों में बंट जाएगी। और दाएं फेफड़े में 3 भाग हैं, इसलिए दाएं फेफड़े में 3 भाग हैं, इसलिए स्वसनी 3 भागों में बंट जाती है। किस फेफड़े में, दाएं फेफड़े में। और वो जो बंटने, स्वसनी के बंटने के बाद में जो भाग प्राप्त होते हैं, जो प्राप्त होते हैं हमें, उन पार्टों को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्वसनिकाएं। क्या बोलते हैं, स्वसनिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, स्वसनिकाएं बोलते हैं। यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, समझ लेना। ये हमारी श्वास नली है। श्वास नली 2 भागों में इस प्रकार से डिवाइड हो गई। इनको हमने क्या नाम दे दिया बच्चा, इनको हमने नाम दे दिया, ये हमारी क्या है, श्वास नली। ये हमारी श्वास नली है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, स्वसनी बोलते हैं। अब ये हमारा फेफड़ा आ गया, एक फेफड़ा ये आ गया, ठीक है। अब समझो इनको, ये जो फेफड़ा है ये तो है दायां फेफड़ा, और ये है बायां फेफड़ा। ये क्या है, बायां फेफड़ा। दायां और बायां 2 फेफड़े हैं। अब ये जो बायां फेफड़ा होता है, बायां फेफड़ा, इसमें कितने भाग होते हैं, 2 भाग। इस प्रकार से 2 भागों में बटा होता है, इस प्रकार से 2 भागों में बटा होता है। और ये कितने भागों में बटा होता है, ये इस प्रकार से 3 भागों में बटा होता है। ये कितने भागों में बटा होता है बच्चा, 3 भागों में। अब देखो इसमें 2 भाग हैं, 1 और 2, इसमें 1, 2 और 3 भाग हैं। इसमें कितने भाग हैं, इसमें 3 भाग हैं, इस प्रकार से। अब क्या होगा कि ये जो स्वसनी है, ये स्वसनी, ये वाली स्वसनी, ये स्वसनी बाएं फेफड़े में तो 2 भागों में बट जाती है, और दाएं फेफड़े में ये 3 भागों में बट जाती है। यही बात मैंने बताई है। तो इसको बांट दो, इसको हमने यहां पर इस प्रकार से बांट दिया, इस प्रकार से। एक तो इस भाग में चली गई है, इस प्रकार से, है ना। एक चली गई बच्चा किस भाग में, इस भाग में चलेगी, इस प्रकार से। इस प्रकार से कितने भाग हो गए, इसके 2 हो गए। एक और बना देता हूं मैं, ये देखो कितने भाग हो गए, इसके 3 भाग हो गए। किस फेफड़े के अंदर, दाएं फेफड़े में। यानी एक तो इस भाग में आ गई, एक इस भाग में आ गई, एक इस भाग में आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से इस भाग में कितने भागों में बंटती है, ये इस भाग में 2 भागों में बंटती है। कितने भागों में बंटती है, 2 भागों में, इस प्रकार से। एक तो ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। अब ये जो स्वसनी थी, ये स्वसनी आगे छोटे छोटे भागों में बट गई। इस भाग में 3 भागों में, और इस भाग में 2 भागों में। और इन छोटी छोटी नलिकाओं को हमने क्या नाम दे दिया, इन छोटी छोटी नलिकाओं को हमने नाम दे दिया स्वसनिका। क्या नाम दे दिया, स्वसनिका नाम दे दिया। इनको हमने स्वसनी का नाम दे दिया। और यही बात मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि जो स्वसनी है वो आगे चलकर बाएं फेफड़े में 2 भागों में और दाएं फेफड़े में 3 भागों में बंट जाती हैं। उन भागों को हम क्या बोलते हैं, उन भागों को बोलते हैं स्वसनिका। क्या बोलते हैं बच्चा, उनको हम स्वसनिका बोलते हैं। ध्यान रखना बाबू, क्या कहा जाता है, स्वसनिका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है ना आपके लिए, बेहद इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इस बात का। स्वसनिका और स्वसनी, पहले श्वास नली थी, श्वास नली के बटने पर स्वसनी प्राप्त हुई, और जब स्वसनी आगे चल के बटी अपने अलग अलग भागों में, उनको हमने क्या नाम दे दिया, स्वसनी का नाम दे दिया। तो यहाँ ये जो भाग है, ये भाग स्वसनिकाएं हैं, ये स्वसनी है, ये स्वसनी, और ये क्या है, श्वास नली है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गई। यहाँ तक आप इसका लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, हमने बात कहाँ तक कर ली, हमने बात कर ली कहाँ तक, इस स्वसनिका तक। बात फेफड़ों की चल रही है, अब हमने बात कर ली स्वसनिका तक। अब स्वसनिका से आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। जो बातें मैंने लिखवाई थी ना, उससे आगे ही पढ़ने वाले हैं। उससे आगे का पार्ट क्या है, उससे आगे का पार्ट ये है कि हमने स्वसनिका तक पढ़ लिया। अब बात करते हैं स्वसनिका से आगे।
सवसनिका, अब समझना, सवसनिका आगे चलकर, सवसनिका आगे चलकर सवसन सवसनिका में, सवसन सवसनिका में, सवसन सवसनिका में तथा सवसन सवसनिका, सवसन सवसनिका आगे चलकर, सवसन सवसनिका आगे चलकर, मैंने क्या बताया, सवसनिका आगे चलकर सवसन सवसनिका में, ये बात याद रखना, मैं समझाऊंगा आपको, और सवसन सवसनिका आगे चलकर कूपिका वाहिनी में, कूपिका वाहिनी में, कूपिका वाहिनी में तथा कूपिका वाहिनी, तथा कूपिका वाहिनी, कूपिका वाहिनी आगे चलकर, कूपिका वाहिनी आगे चलकर, कूपिका वाहिनी आगे चलकर कूपिका कोश में विभाजित होती है, कूपिका कोश में विभाजित होती है, कूपिका कोश में विभाजित होती है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इनको समझ लीजिए, मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि ये जो श्वास नली है ये दो भागों में बंटती है, उसको नाम हमने सवसनी दिया था। सवसनी इस फेफड़े में दो भागों में और इस फेफड़े में तीन भागों में बंटती है, उसको हमने क्या नाम दिया था, सवसनिका नाम दिया था। अब हमने आगे क्या पढ़ा है कि जो ये जो सवसनिका है, ये वाली सवसनिका, ये वाली जो सवसनिकाएं हैं वो आगे चलकर किसके अंदर बंट जाती हैं, सवसन सवसनिका में बंट जाती हैं। किस में बंट जाती हैं, सवसन सवसनिका में। कहने का मतलब ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये भी आगे चल के और छोटे छोटे भागों में बंट जाती है इस प्रकार से। मान लो ये बंट गई इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आगे चल के और बंट गई, तो इनका नाम तो सवसनिका था, लेकिन इनका नाम हमने क्या दे दिया, इनका नाम हमने दे दिया सवसन सवसनिका। क्या नाम दे दिया बच्चा, सवसन सवसनिका। ये सभी अपने आप में इस प्रकार से बंट जाती है, सारी की सारी ये सभी बंट जाती है इस प्रकार से, ये सभी के सभी बंट जाती हैं कई भागों में, ये कई भागों में इस प्रकार से क्या हो जाती है, बंट जाती हैं। इनको हमने क्या नाम दे दिया, इनको हमने नाम दे दिया सवसन सवसनिका। क्या नाम दे दिया, सवसन सवसनिका। फिर आगे और पढ़ो, ये जो सवसन सवसनिकाएं हैं कौन सी, ये वाली छोटी वाली आगे वाली, ये जो आगे वाली हैं इनको हमने सवसन सवसनिका नाम दिया था। और ये जो सवसन सवसनिकाएं हैं ये आगे चल के, ये सवसन सवसनिकाएं भी आगे चल के विभाजित हो जाती हैं और विभाजित होकर छोटी छोटी नलिका बनाती हैं। उन नलिकाओं को हमने क्या नाम दिया, कूपिका वाहिनी। क्या नाम दिया बच्चा, कूपिका वाहिनी नाम दिया। यानी कहने का मतलब ये जो है ना छोटी छोटी, ये भी आगे चल के और बंट जाती हैं इस प्रकार से। मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ थोड़ा बड़ा करके, ये भी आगे चल के इस प्रकार से और बंट जाती हैं आगे इस प्रकार से, इस प्रकार से आगे और बंट जाती हैं। इन भाग को हमने इस भाग को हमने क्या नाम दे दिया, इन आगे और छोटी छोटी जो नलिकाएं हैं इनको नाम हमने दे दिया कूपिका वाहिनी। क्या नाम दे दिया, कूपिका वाहिनी नाम दे दिया। सिंपल सी बात है, यानी पहले श्वास नली थी, श्वास नली दो भागों में विभाजित हो गई, सवसनी बना ली। सवसनी इस भाग में दो, इस फेफड़े में दो भागों में और इस फेफड़े में तीन भागों में बट गई, उनको हमने नाम दे दिया सवसनिका। फिर सवसनिका भी आगे विभाजित हो गई, उनको हमने नाम दे दिया सवसन सवसनिका। और सवसन सवसनिका भी आगे विभाजित हो गई, उनको हमने क्या नाम दे दिया, कूपिका वाहिनी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, कूपिका वाहिनी। और कूपिका वाहिनी भी आगे चलकर किस में विभाजित हो जाती हैं, कूपिका कोश में विभाजित हो जाती हैं। यानी ये वाली नलिकाएं भी आगे चल के और विभाजित हो जाती हैं, ये नलिकाएं भी आगे चल के और विभाजित हो जाती हैं और इस प्रकार से डंबल बना लेती हैं। इस प्रकार का डंबल, इस प्रकार का क्या कर लेती हैं, डंबल बना लेती हैं। और इन डंबलों को हम क्या बोलते हैं, इन डंबलों को बोलते हैं कूपिका कोश। क्या बोलते हैं, कूपिका कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, कूपिका कोश बोलते हैं, कूपिका कोश बोलते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। और यही बात मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि हमारा जो ये मतलब फेफड़ा है, फेफड़े में आपको बनावट पढ़नी है। भी फेफड़ा किस प्रकार से बना होता है। भी दो फेफड़े थे, एक बायां था, एक का नाम दायां रख दिया। उसके बाद दाएं फेफड़े में तो सवसनी आ गई, तीन भागों में बट गई। बाएं फेफड़े में सवसनी दो भागों में बट गई। उसके बाद सवसनी आगे चल के सवसनिका में बट गई। सवसनिका आगे चल के सवसन सवसनिका में बट गई। सवसन सवसनिका आगे चल के कूपिका वाहिनी में बट गई। कूपिका वाहिनी आगे चल के कूपिका कोश में बट गई। यही तो बनावट है भाई, किस प्रकार से बना है हमारा फेफड़ा, वही तो बात हम पढ़ रहे हैं। ये बात आपको समझ में भी आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं।
स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो, मेरे को पता है। अब देखिए एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, और जो बातें मैं आपको लिखवा रहा हूं वैसे की वैसे आपके एग्जाम में आएंगे और वैसे की वैसे आपको लिख के आनी है, कोई तोड़ मरोड़ आपको नहीं करना है, बिल्कुल सेम लिख के आनी है, नंबर आपके फुल आएंगे, ये मैं आपसे दावा करता हूं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले थी सवास नली, सबसे पहले क्या थी, सवास नली। सवास नली से क्या बनी, सवास नली से बनी दो, क्या बनी, सवास नली से दो बन गई हमारी सवसनी, क्या बन गई, सवसनी। जब सवसनी आगे विभाजित हुई तो सवसनी आगे विभाजित होने पर क्या बन गई, सवसनी के आगे विभाजित होने पर सवसन सवसनी का बन गई, क्या बन गई, सवसन सवसनी का बन गई, सवसन सवसनिका बन गई। यानी सवास नली सवसनी में बट गई, सवसनी आगे चल के सवसन सवसनिका में बट गई, सवसन सवसनिका आगे चल के किस में बट गई, कुपिका वाहिनी में बट गई, किस में बट गई, कुपिका वाहिनी में। ये कुपिका वाहिनी में बट गई और कुपिका वाहिनी आगे चल के किस में बट गई, कुपिका वाहिनी आगे चल के कुपिका कोष में बट गई। किस में बट गई बच्चा, ये किसके अंदर बट गई, कुपिका कोष में। ये किस में बंटी है, कुपिका कोष में बंटी है। यही बनावट है इसकी, यही आपको क्रम ध्यान रखना है। पहले श्वास नली थी, सवसनी फेफड़े में प्रवेश कर गई, सवसनी सवसन सवसनिका में बट गई, सवसन सवसनिका कुपिका वाहिनी में बट गई और कुपिका वाहिनी में, वाहिनी किसके अंदर बट गई, कुपिका कोष में बट गई। किस में बट गई, कुपिका कोष में बट गई। अब ध्यान समझना, ध्यान से समझना। अब बात करते हैं कुपिका कोष के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं, कुपिका कोष के बारे में चर्चा करते हैं। कुपिका कोषों को वायु कोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायु कोष भी कहा जाता है, वायु कोष भी कहा जाता है। इसे वायु कोष भी कहा जाता है। किसको, कुपिका कोषों को। ध्यान रखना बच्चा, कुपिका कोषों को वायु कोष भी कहा जाता है, ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा नाम क्या है इनका, वायु कोष। और ये क्या करते हैं, यहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, यहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। गैस का आदान प्रदान यानी गैस अंदर जाती है हमारे फेफड़े में से, हमारे खून में जाती है और खून से CO2 बाहर आती है। वो किस की वजह से आती है, वो इन्हीं वायु कोष या फिर कुपिका कोषों की वजह से आती है। यानी ये जो कुपिका कोष होते हैं इसके ऊपर लगी होती है खून की नलिकाएं। क्या लगी होती है, रक्त की नलिकाएं लगी होती हैं और रक्त में ही क्या आती है, CO2 आती है और वो CO2 रक्त जो है ना वो हमारे शरीर से लेके आता है और वो किसको दे देता है, वो इस कुपिका कोष को दे देता है। और कुपिका कोष के पास पाई जाती है क्या, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन किस में मिल जाती है, इस रक्त में मिल जाती है और वही ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में वापस फैल जाती है। यही क्रम चलता रहता है पूरे दिन, ध्यान रखना। तो गैसों का आदान प्रदान यानी हमारी जो ऑक्सीजन और जो CO2 गैस होती है उसका लेन देन भी कहां पर होता है, उसका लेन देन भी बच्चा यहीं पर होता है, वायु कोष में होता है या फिर कुपिका कोष में होता है। कहां पर होता है, वायु कोष या फिर कुपिका कोष में होता है। किनका, गैस का आदान प्रदान। गैस का जो आदान प्रदान है वो यहीं कुपिका कोष में होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि हमारे फेफड़ों में, हमारे शरीर में या मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है, तो आपको ध्यान रखना है कुपिका कोषों से होता है। कहां से होता है, कुपिका कोषों से। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, कुपिका कोषों की संख्या 150 करोड़। कितनी करोड़ बच्चा, 150 करोड़। ध्यान रखना, ये जो डंबल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे फेफड़ों के अंदर 150 करोड़ पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 150 करोड़। 150 करोड़ कुपिका कोष होते हैं। कितने कुपिका कोष होते हैं, 150। इनकी संख्या 150 करोड़ होती है। और जब इन 150 करोड़ कुपिका कोषों को हम क्या कर दें, फैला दें। क्या कर दें, इसको अगर हम फैला दें तो फैलाने के बाद ये जो कुपिका कोष हैं ये 80 वर्ग मीटर का स्थान घेर लेते हैं। 80 वर्ग मीटर का स्थान घेर लेते हैं। 80 वर्ग मीटर का स्थान घेर लेते हैं बच्चा, ध्यान रखना। कितने वर्ग किलोमीटर का, 80 वर्ग किलोमीटर का। 80 वर्ग किलोमीटर का स्थान घेर लेते हैं। कौन, ये कुपिका कोष। 80 वर्ग किलोमीटर, 80 वर्ग मीटर, किलोमीटर नहीं वर्ग मीटर। 80 वर्ग मीटर की अगर बात करते हैं तो हमारा जो क्रिकेट का स्टेडियम होता है, क्रिकेट का स्टेडियम, वो भी 75 मीटर का ही होता है। कितने मीटर का होता है, 75 मीटर का। वो भी 80 मीटर का नहीं होता। 80 मीटर इधर, 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 मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र होता है ना।
उसके ऊपर ये फैल जाते हैं चादर के अनुसार। इतना बड़ा हमारे इस फेफड़ों के अंदर पाया जाता है सामान, ध्यान रखना। तो ये कुछ बातें थी किसके बारे में, कुप्पिका कोश के बारे में, जो आपको बात ध्यान रखनी थी और आपको याद भी इसी प्रकार से करना है। लिख के आपको पैराग्राफ की तरह आना है। लिखना कैसे है, इस प्रकार से पॉइंट बना के नहीं लिखने आपको सभी एक साथ लिखने हैं, लिखने आपको एक साथ हैं। अब लिखना कैसे वो मैं आपको बता दूंगा, जब आपकी परीक्षा आएगी ना उससे पहले मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है, बिल्कुल इसके बारे में आपको समझ में आया है, ठीक है। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट की, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा फेफड़ा। तो हमने पढ़ लिया भाई, हमें तो पढ़ना क्या था, निचला श्वसन तंत्र पढ़ना था, वो निचला श्वसन तंत्र हमने पढ़ लिया। अब एक पार्ट और बचा है, मैंने आपको बताया था ना कि हमारा जो श्वसन तंत्र है उसकी बनावट को कितने भागों में हमने बांटा था, 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला था ऊपरी श्वसन तंत्र, फिर हमारा आ गया निचला श्वसन तंत्र, और उसके बाद आपको एक बात और बताई थी मैंने आपको। कौन सी बात बताई थी, श्वसन मांसपेशियों के बारे में बताई थी। 3 नंबर जो पार्ट था ना वो क्या था, श्वसन मांसपेशियों का था। एक था ऊपरी श्वसन तंत्र, एक था निचला श्वसन तंत्र, और एक ऊपरी, एक निचला, और एक क्या था, श्वसन मांसपेशियां। तो ऊपरी हमने पढ़ लिया, निचला श्वसन तंत्र हमने पढ़ लिया, और अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, श्वसन मांसपेशियों के बारे में। किसके बारे में बच्चा, श्वसन मांसपेशियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए श्वसन मांसपेशियों के बारे में, श्वसन मांसपेशियों के बारे में चलो बात करते हैं श्वसन मांसपेशियों की। तो हमारा जो 3 नंबर पॉइंट है वो है श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां। तो श्वसन मांसपेशियों की चर्चा करते हैं। श्वसन मांसपेशियां क्या हैं, किस प्रकार से काम करती हैं, ध्यान से समझना बच्चा श्वसन मांसपेशियों के बारे में। अगर बात करें श्वसन मांसपेशियों की, तो श्वसन मांसपेशियां होती क्या हैं और क्या काम करती हैं। दोस्तों, हमारे फेफड़ों से गैसों के आदान प्रदान के लिए इन मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। भाई हम सांस छोड़ते हैं और सांस अंदर लेते हैं, इस दोनों क्रियाओं के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। और उन्हीं मांसपेशियों को हम क्या बोलते हैं, श्वसन मांसपेशियां बोलते हैं। समझना, गैसों के आदान प्रदान के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों की, गैसों के आदान प्रदान के लिए मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। गैसों के आदान प्रदान के लिए मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, और उन्हें ही हम क्या कहते हैं, श्वसन मांसपेशी कहते हैं। भाई हमारे शरीर में ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर निकलती है, तो ये हो गया गैसों का आदान प्रदान। और इस क्रिया के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ेगी, और उन्हीं मांसपेशियों को हम क्या बोलते हैं बच्चा, उन्हीं मांसपेशियों को बोलते हैं श्वसन मांसपेशी। क्या बोलते हैं, श्वसन मांसपेशी बोलते हैं। अब बात आती है ये मांसपेशियां क्या करते हैं, ये मांसपेशियां श्वास लेने व छोड़ने का काम करती हैं, श्वास लेने व छोड़ने में मदद करती हैं, श्वास लेने व छोड़ने में क्या करती हैं, छोड़ने में मदद करती हैं, छोड़ने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। श्वास लेने और छोड़ने में मदद करती हैं श्वसन मांसपेशियां, ध्यान रखना, श्वास लेने और छोड़ने में क्या करते हैं, मदद करती हैं। ये बात भी आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमारे शरीर में श्वसन मांसपेशियों के रूप में कौन उत्तरदायी होता है। तो ध्यान रखना, श्वसन मांसपेशियों के रूप में, 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 श्वसन मांसपेशियों के रूप में क्या होता है, डायाफ्राम, डायाफ्राम उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है।
ध्यान रखना बच्चा, श्वसन मांसपेशियों के रूप में कौन उत्तरदायी होता है बच्चा? डायाफ्राम उत्तरदायी होता है। यानी जो डायाफ्राम होता है वो यहां लगा होता है, हमारी चादरनुमा संरचना। डायाफ्राम होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ऐसे ही क्रम वाइज टॉपिक पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहली बात, गैसों का जो आदान प्रदान होता है, उस आदान प्रदान के लिए में किसकी आवश्यकता होती है? मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। और उन मांसपेशियों को क्या बोलते हैं बाबू? उन मांसपेशियों को बोलते हैं श्वसन मांसपेशी। और ये जो श्वसन मांसपेशी होती हैं, ये सांस लेने और छोड़ने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। और हमारे शरीर में श्वसन मांसपेशियों के रूप में कौन उत्तरदायी होता है? डायाफ्राम उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर, हमारे फेफड़े के नीचे या हमारे श्वसन तंत्र में कौन सी श्वसन मांसपेशी पाई जाती है? तो डायाफ्राम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डायाफ्राम पाया जाता है बच्चा, ध्यान रखना। क्या पाया जाता है? डायाफ्राम पाया जाता है। आई ना बात आपके समझ में? बिल्कुल ये बात आपके समझ में आई होगी। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे, डायाफ्राम से आगे चर्चा करते हैं। डायाफ्राम से आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं, ध्यान से समझना। डायाफ्राम की अगर बात करें तो डायाफ्राम की बात मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। डायाफ्राम एक प्रकार की कंकाल पेशी है। क्या है? कंकाल पेशी है। कंकाल पेशी का बना हुआ है, बना होता है। कौन? डायाफ्राम। कंकाल पेशी यानी मांसपेशियों का बना होता है डायाफ्राम, मांसपेशियों का, इसमें कोई हड्डी नहीं होती। दूसरी बात, ये जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम ये क्या होता है? एक पतली चद्दरनुमा संरचना होती है। कैसी होती है? पतली चद्दरनुमा संरचना। पतली चद्दरनुमा संरचना होती है। पतली चद्दरनुमा संरचना होती है। ध्यान रखना है बच्चा अच्छे से। डायाफ्राम के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो पतली चद्दर जैसी क्या होती है? संरचना होती है। पतली चद्दर जैसी संरचना होती है। कौन? डायाफ्राम। कौन होती है? डायाफ्राम होती है। और दोस्तों, डायाफ्राम में जब क्या होता है? संकुंचन होता है। जब डायाफ्राम में संकुंचन होता है तो संकुंचन होने से जो वायु है, वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों में प्रवेश करती है। फेफड़ों में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो ध्यान रखना है बच्चा, ध्यान से अच्छे से। संकुंचन होने से वायु नासिका से होती हुई किसके अंदर प्रवेश करती है? फेफड़ों में प्रवेश करती है। संकुंचन होने से वायु नासिका से होती हुई कहाँ प्रवेश करती है बच्चा? फेफड़ों में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। अच्छे से आपको ये बात ध्यान रखनी है। संकुंचन का मतलब जब ये डायाफ्राम इस प्रकार से सिकुड़ता है, तो वायु हमारे अंदर जाती है। हम सांस लेते हैं इस प्रकार से, तो ये नीचे जाता है और सांस अंदर जाती है। जब ये सिकुड़ेगा तो सांस अंदर जाएगा, और जब ये फैलेगा इस प्रकार से तो सांस बाहर निकलेगी। तो इसमें अगर संकुंचन होगा, जब ये सिकुड़ता है तो सांस अंदर जाता है, और जब ये फैलता है तो सांस बाहर निकलती है। संकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, और शिथिलन का मतलब होता है फैलना। जब इसमें क्या होता है? शिथिलन होता है। क्या होता है बच्चा? जब इसमें शिथिलन होता है, शिथिलन होने से वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों से क्या होती है? बाहर निकलती है। क्या निकलती है? बाहर निकलती है। ध्यान रखना। प्रवेश अंदर कब करती है? अंदर प्रवेश जब करेगी जब इसमें क्या होगा? संकुंचन होगा। जब डायाफ्राम, ये जो भागने वाला भाग, ये वाला भाग जब अंदर जाएगा, सिकुड़ेगा, तब तो सांस अंदर जाएगी, और जब ये फैलेगा बाहर वापस, तब सांस कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी, बाहर निकलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी। किसके बारे में? डायाफ्राम के बारे में। किसके बारे में? डायाफ्राम के बारे में। और दोस्तों, डायाफ्राम को मध्यपट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यपट भी कहा जाता है। मध्यपट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना बाबू, मैंने आपको डायाफ्राम की बात बताई है, मैंने आपको श्वसन तंत्र की जो बनावट है वो मैंने आपको करवा दी। इससे आगे वाला जो टॉपिक आएगा वो किसका आएगा? वो आएगा श्वसन की क्रियाविधि का। वो एक दिन का टॉपिक है, एक पार्ट का टॉपिक, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र वगैरह के बारे में। तो ये था हमारा टॉपिक। लेकिन समझ लो, पहले मैंने क्या बताया? श्वसन मांसपेशियों के बारे में मैंने ये बात बताई है कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। और श्वास लेने व छोड़ने में मदद भी कौन करते हैं?
श्वास, ये श्वसन मांसपेशी करती हैं। और श्वसन मांसपेशी के रूप में हमारे शरीर में कौन उत्तरदायी होता है? डायाफ्राम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डायाफ्राम। डायाफ्राम कंकाल पेशी का बना होता है। कंकाल पेशी बोले तो ये मतलब हड्डी इसमें नहीं होती है। क्या नहीं होती? इसमें हड्डी नहीं होती है। बात करते हैं, यह पतली चादरनुमा संरचना जैसा होता है, यानी एक पतली चादर होती है। क्या होती है? पतली चादर किसकी? मांसपेशियों की। और ये जब सिकुड़ता है, जब ये डायाफ्राम सिकुड़ता है, इसमें जब संकुचन होता है तो वायु क्या करती है? जब इसमें संकुचन होता है तो वायु नासिका से अंदर चली जाती है। जब ये सिकुड़ेगा तो वायु अंदर जाएगी, और जब ये फैलेगा यानी इसमें जो क्या होगा? शिथिलन होगा। यानी डायाफ्राम में जब शिथिलन होगा, जब ये फैलेगा ना, तो वायु कहाँ निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। और इसको क्या कहा जाता है? इसको मध्य पट्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? इसे मध्य पट्ट भी कहा जाता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी किसके बारे में? श्वसन मांसपेशी के बारे में। और ये जो हमारा टॉपिक था, पॉइंट था, ये किसका पॉइंट था? ये था हमारा श्वसन तंत्र की बनावट का। तो श्वसन तंत्र की बनावट मैंने आपको करवा दी बाबू, अच्छे से आपको समझ में भी आई होगी और आपने इसको लिखा भी होगा। अब एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करवा देता हूं, हमने क्या क्या पढ़ लिया। बात करते हैं श्वसन तंत्र की। सबसे पहले मैंने आपको श्वसन तंत्र से पहले मैंने आपको श्वसन की परिभाषा लिखवाई थी, सभी को पता है। इसकी परिभाषा मैंने लिखवाई थी, इसका समीकरण मैंने लिखवाया था, आप सभी को याद होगा, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लेगा। उसके बाद हमने बात की थी श्वसन तंत्र की। तो श्वसन तंत्र को हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। और वो 3 भाग कौन कौन से थे? एक था ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा था निचला श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, है ना, और तीसरा था श्वसन मांसपेशी। तीसरा क्या था? श्वसन मांसपेशी, श्वसन मांसपेशी। ध्यान रखना, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशी। ऊपरी श्वसन तंत्र में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था नासाद्वार। क्या पढ़ा था? नासाद्वार पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था नासापथ। क्या पढ़ा था? नासापथ पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी? गर्सनी पढ़ी थी। गर्सनी के बाद हमने क्या पढ़ा था? मुख पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मुख। और मुख के बाद हमने क्या पढ़ा था? कंठ। ये 5 भाग हमने किस में पढ़े थे? ऊपरी श्वसन तंत्र में पढ़े थे। फिर हमने बात की थी निचले श्वसन तंत्र की। निचले श्वसन तंत्र में हमने क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था श्वसनी, उसके बाद हमने एक तो पढ़ा था हमने श्वास नली, श्वास नली, उसके बाद हमने पढ़ा श्वसनी, और श्वसनी के बाद हमने क्या पढ़ा? फेफड़े। क्या पढ़ा? फेफड़े। ये 3 भाग हमने किस में पढ़े थे? निचले श्वसन तंत्र में पढ़े थे। और इस श्वसन मांसपेशी के रूप में हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ और सिर्फ डायाफ्राम के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? डायाफ्राम के बारे में पढ़ा है। तो ये थी हमारी बनावट, जो सारी मैंने करवा दी आपको। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार से पढ़िए, आपके नंबर बहुत ज्यादा आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको करवा रहा हूं, अच्छे से मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा विद न्यूमेरिकल। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपका काम है अच्छे से पढ़ने का, वीडियो को शेयर करने का, वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। यह आपका काम है, जो करो। अगर आपसे ये काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमें तो हमारा काम करना ही करना है ना। हमें तो हमारा काम करना ही करना है। हम पढ़ाते रहेंगे, जीवन भर पढ़ाते रहेंगे। आपको अगर 10th क्लास में अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लेके आएँ। इस चैनल के ऊपर आपको सब कुछ मिलता है, साइंस, मैथ, इंग्लिश, SST, हिंदी, संस्कृत भी शुरू कर देंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मज़े से पढ़ो, दमदार तरीके से पढ़ो। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप इन नोट्स को याद कर लीजिए, इनको लिख लीजिए और अच्छे से इनको पढ़ना भी है, बार बार पढ़ना है, तब जाके याद होंगे। वैसे मैंने आपको समझा तो दिए और समझ में भी आपको आ गए होंगे, और इनको लिख लीजिए अच्छे से, फिर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम। लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय।